नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की नींव से लेकर आज की आधुनिक विश्व व्यवस्था तक ले जाएगा। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए बिना समय गंवाए सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले प्राचीन भारतीय सभ्यताएं, फिर मध्यकालीन साम्राज्य और विदेशी यात्री, उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम और आखिर में बात करेंगे दुनिया को बदलने वाली वैश्विक क्रांतियों और युद्धों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी जड़ों की, यानी प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की। आप जानते ही हैं हमारी सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी हैं। कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे शानदार शहर मोहनजोदाड़ो से। कमाल की बात है ना, उस दौर की नगर व्यवस्था। फिर आता है वैदिक काल, जब संस्कृत भाषा में हमारे महान वेदों की रचना हुई, और इसी गहरी आध्यात्मिक चेतना ने हमें लुम्बिनी में जन्मे महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैसे महापुरुष दिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अब अगर हम शुरुआती साम्राज्यों की बात करें तो सत्ता का केंद्र बहुत तेजी से बदला। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ने एक मजबूत आधार तैयार किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी और एक बड़े हिस्से को एकजुट किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कलिंग युद्ध। इस युद्ध के भारी विनाश ने सम्राट अशोक को अंदर तक बदल दिया, है ना? उन्होंने हमेशा के लिए शांति और बौद्ध धर्म का रास्ता चुन लिया। आगे चलकर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की, जिसे हम भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। और फिर पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन का दौर आया। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, मध्यकालीन साम्राज्य और कुछ बेहद खास विदेशी यात्री। हमारा उपमहाद्वीप शुरू से ही दुनिया भर के लोगों और ज्ञान के लिए एक चुंबक की तरह रहा है। सोचिए, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज यूनान से यहाँ आए, फारस से अलबरूनी ने यहाँ की यात्रा की, चीन से फाहियान और मोरक्को से इब्न बतूता यहाँ पहुंचे। इन सभी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में यहाँ के समाज को इतनी बारीकी से उकेरा है कि आज भी हम समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र वैश्विक संपर्क का कितना बड़ा केंद्र था। मध्यकालीन भारत की बात हो तो सत्ता के कुछ बड़े और निर्णायक बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1526 का पानीपत युद्ध, यहीं से बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी दौर में कला और वास्तुकला को भी नई ऊंचाइयां मिली, जिसका सबसे खूबसूरत उदाहरण शाहजहां का बनवाया ताजमहल है। और फिर एक और ऐतिहासिक पल आता है 1674 में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक। उनकी सैन्य रणनीति और प्रशासन ने इतिहास में सच में एक नया और गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया। अच्छा, सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो, क्या वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है? बिल्कुल नहीं। जरा याद कीजिए 1857 की वो क्रांति जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। उसकी पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? जी हां, मेरठ में। इसी एक चिंगारी ने एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की और पूरे देश में आजादी की अलख जगा दी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे पड़ाव की, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण बहुत ही तेजी से और रणनीतिक तरीके से बढ़ाया था। 1757 का प्लासी का युद्ध और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों ने ब्रिटिश पकड़ को एकदम मजबूत कर दिया। लेकिन हर दबाव का एक संगठित विरोध भी तो होता है ना? 1885 में WC बैनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस एक कदम ने हमारे राजनीतिक प्रतिरोध को एक नई दिशा दे दी। इसके बाद तो जैसे आज़ादी की इस लड़ाई ने एक ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक गहरा आक्रोश था हर तरफ। और फिर 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च और अंततः 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये घटनाएं सबूत हैं कि कैसे आज़ादी की मांग चंद लोगों से निकलकर एक विशाल जन आंदोलन में बदल चुकी थी। इस लंबे और कड़े संघर्ष का नतीजा क्या निकला? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन के समय 1947 में हमें आखिरकार पूर्ण स्वतंत्रता मिली और अपने देश को एक नया लोकतांत्रिक आकार देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पूरी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लौह पुरुष सरदार पटेल का काम वाकई अविस्मरणीय है। सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाकर एक अखंड भारत बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वैसे इतिहास सिर्फ युद्धों और तारीखों से नहीं बनता, प्रभावशाली शब्द और विचार भी इतिहास रचते हैं।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम सुनिए, कैसे इसने आज़ादी की अपार भावना को जगाया। या फिर अबुल फजल की आईने अकबरी, जो मुगल प्रशासन का पूरा खाका पेश करती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का वो अमर नारा, जय जवान जय किसान, जिसने संकट के समय पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। इन शब्दों ने अलग अलग समय पर हमारी राष्ट्रीय चेतना को गहराई से गढ़ा है। अब बात करते हैं अपने आखिरी भाग की, वैश्विक क्रांतियां और युद्ध। आधुनिक दुनिया की शुरुआत को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, रेनेसा, यानी पुनर्जागरण। इसका सीधा सा मतलब है फिर से जागना। ये एक ऐसा शानदार बौद्धिक और सांस्कृतिक दौर था जिसने विज्ञान, कला और तर्क के नए विचारों को जन्म दिया और आधुनिक युग से ठीक पहले अंधकार युग की बेड़ियों को तोड़ दिया। इस पुनर्जागरण का असर देखिए। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे, जिससे वैश्विक व्यापार के बिल्कुल नए रास्ते खुले। फिर शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, जिसने दुनिया भर में उत्पादन का तरीका ही पलट दिया। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने तो दुनिया को समानता और मानवाधिकारों का नया पाठ ही पढ़ा दिया। और ये पूरा सिलसिला 1815 में वाटरलू के युद्ध तक चला, जब शक्तिशाली नेपोलियन का अंततः पतन हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत बहुत ही भारी उथल-पुथल वाली रही। रूस में 1917 की क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया, जिसने एक बिल्कुल नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई। जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी का उदय हुआ और इटली में मुसोलिनी का। इन नेताओं और इनकी आक्रामक नीतियों ने वैश्विक राजनीति में इतना तनाव पैदा कर दिया, जिसने आगे चलकर विनाशकारी विश्व युद्धों की जमीन तैयार की। और इसका नतीजा 2 भयानक विश्व युद्ध। जरा एक पल के लिए सोचिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। इन दोनों महाविनाशों के बीच केवल 25 साल का ही फासला था। महज 25 साल। यह मानव इतिहास का एक बेहद स्याह पहलू है, जो हमें बताता है कि दुनिया कितनी तेजी से बड़े पैमाने पर विनाश की ओर जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, युद्ध की उस राख से शांति की एक नई उम्मीद भी जागी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना हुई, ताकि भविष्य में ऐसे भयंकर युद्धों को रोका जा सके। तो देखा आपने, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक का हमारा ये सफ़र सच में कितना अद्भुत रहा है। इतिहास के ये महत्वपूर्ण पड़ाव आज भी हमारी आधुनिक विश्व व्यवस्था को आकार दे रहे हैं। तो अंत में मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में क्या हम इतिहास से सही सबक ले पा रहे हैं? इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी लर्निंग मॉड्यूल को पूरा करने के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की होती है? सही सोचा, अपनी मेहनत को एक सर्टिफिकेट में बदलते हुए देखने की। इस प्रेजेंटेशन में सारे सीखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल वही टाइम है जब थियरी एक ऑफिशियल पहचान बन जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में सर्टिफिकेशन के इस आखिरी सफर को बिल्कुल आसान और स्मूथ बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के हर कोई इस आखिरी पड़ाव को आसानी से पार कर सके। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी याद दिलानी है। डियर स्टूडेंट्स, होप द वीडियो वॉज वॉच्ड केयरफुली। मतलब उम्मीद है कि पिछला हिस्सा ध्यान से देखा गया होगा। देखिए, ये कोई नॉर्मल सी लाइन नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि कैंडिडेट्स ने जो नॉलेज अभी अभी गेन किया है ना, वही आने वाले चैलेंज का बेस बनेगा। उस सॉलिड फाउंडेशन के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि पिछली दी गई जानकारी ही फाइनल सक्सेस की असली चाबी है। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। अब इस समझ को टेस्ट कैसे किया जाए? ये वही स्टेप है जहां स्टूडेंट्स को ये प्रूव करने का मौका मिलता है कि उन्होंने एक्चुअली में कितना समझा है। और सच मानिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि नॉलेज का एक बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक इवैल्यूएशन है। तो सवाल ये है कि ये टेस्ट आखिर होगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है और शुरुआत कहां से करनी है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। टेस्ट तक पहुंचने का रास्ता ना बहुत ही सीधा और सिंपल रखा गया है। स्टेप 1, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। स्टेप 2, वहां दिए गए स्टार्ट टेस्ट लिंक पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। और फाइनली स्टेप 4, अपना टेस्ट पूरा करके उसको सबमिट कर देना है। बस इतना ही। थोड़ा ठहर कर इन स्टेप्स को ध्यान से देख लेना चाहिए, ताकि आगे बढ़ते वक्त कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि लिंक खुलने के बाद कुछ बहुत ही ज़रूरी डिटेल्स देनी होती हैं। इसमें मुख्य रूप से नाम और रोल नंबर शामिल हैं। हर कैंडिडेट को यह इंश्योर करना होगा कि ये डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट भरी जाएं। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन सही स्टूडेंट के नाम पर रिजल्ट आने और सर्टिफिकेट पर बिल्कुल सही स्पेलिंग छपने के लिए ये एकदम कंपल्सरी है।
तो टेस्ट शुरू करने की जल्दी में इस स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अब आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। टेस्ट पूरा होते ही मार्कशीट वहीं से डाउनलोड की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स को अपने फाइनल रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तुरंत उसी जगह से अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। ये जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव मोटिवेशन का काम करता है। और आखिरी में एक बहुत ही खास मैसेज दिया गया है, बेस्ट विशेस यानी शुभकामनाएं। ये सिर्फ बोलने के लिए बोला गया फॉर्मल वर्ड नहीं है, बल्कि ये सभी सीखने वालों की इस मेहनत को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही एनर्जेटिक तरीका है। ये दिखाता है कि ये पूरा डिजिटल प्रोसेस आसान बनाया गया है और सबकी सक्सेस की पूरी उम्मीद की जा रही है। एक छोटी सी प्रोसेस, एक आसान सा टेस्ट और उसके तुरंत बाद सक्सेस की एक शानदार शुभकामना। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। सर्टिफिकेशन अब यहां से सिर्फ एक कदम दूर है। रास्ता बिल्कुल क्लियर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, सही डिटेल्स एंटर करनी है और अपनी मार्कशीट हासिल करनी है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो अपनी मेहनत को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट में बदलना चाहते हैं। मंजिल बिल्कुल सामने खड़ी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या स्टूडेंट्स इस फाइनल चैलेंज को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?